तो बच्चों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन मना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम सोशल स्टडीज को कवर कर रहे हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर पे मैंने क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंक्लूड किया था और आज हम क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा, ये बहुत प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, के अंदर एक समझ डेवलप हो पाएगी। आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन से वो प्रोविजन है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है बेटा, और आपने लगातार लाइक्स के माध्यम से, क्लिक के माध्यम से आपने अपने प्यार को, अपने अपने सहयोग को, अपने सपोर्ट को हमारे साथ बनाया हुआ है। ये हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम इसके माध्यम से बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, उनमें से सभी बच्चे सभी स्कूल गए हैं, है ना? हम सभी स्कूल जाते हैं। स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप देखते हैं वहां पे कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे बेटा, आप समय पर स्कूल आइए, आप अपने ड्रेस को वेल प्रेस्ड कर कर आइए, नीट एंड क्लीन आइए, आप अपने शूज को वेल पॉलिश करके आइए। और जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा, आप डिसिप्लिन के साथ क्लास में रहिए। ये सब चीजें क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं कुछ तो ये रूल्स है बेटा, क्योंकि एक स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो अहम रोल निभाती है। हाँ, स्कूल को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। तो क्या इस देश को चलाने के लिए आपको रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी बेटा। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना बेटा, यही हमें मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ मिलते हैं बेटा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमको यही तो पढ़ना है बेटा इस चैप्टर पे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इट्स फीचर। इसके फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, हमारा संविधान क्या है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये चीजें थोड़ा सा समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बेटा, सबसे पहले पढ़ना है आपको व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी डेफिनेशन देखना है थोड़ा सा, बहुत अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा देखना है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन। हमारा संविधान कैसे लिखा गया और किसने लिखा, हमें इसके ऊपर भी चर्चा करनी है। उसके बाद देखना है बेटा व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, इन्हीं चार पांच चीजों के इर्द गिर्द हमारे इस चैप्टर की पूरी रूपरेखा निर्धारित की गई है। और ये बहुत प्यारा चैप्टर है, क्योंकि आपने क्लास 6 में और क्लास 8 में भी कॉन्स्टिट्यूशन से सुना है बार बार, पर आपने प्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक पढ़ा नहीं है। आज से इसकी शुरुआत होती है बहुत अच्छे तरीके से कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जान पाए। तो चलिए बच्चों, अब इस शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप स्कूल में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बेटा। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से इस देश को संचालित करने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। और उन रूल्स और रेगुलेशन को कहाँ पे लिखा जाता है? हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कैसे होते हैं बेटा? वो रिटन फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारा संविधान हमारे देश के लिए कानून उपलब्ध कराता है। ठीक है बेटा, अब डेफिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से आप सुनिए और इसको टू द पॉइंट अपनी नोट्स, नोट पर, नोटबुक पर इसे नोट भी करते जाइए। ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का, बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? एक रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा? एक रिटन डॉक्यूमेंट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? इसमें क्या है बेटा? इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, प्लस रेगुलेशंस हैं।
इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसकी हमें आवश्यकता क्यों है? ताकि हम अपने देश को संचालित कर सके, ताकि हम अपने देश को गवर्न कर सके। तो गवर्न नेशन। हाँ, अब आपको समझ में आई बेटा, यही है आपकी डेफिनेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी वी सी द प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ में आया बेटा? और हमें इस प्रिंसिपल्स की, इस रूल्स की, रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम अपने देश का, ताकि हम अपनी कंट्री को गवर्न कर सके, संचालित कर सके बेटा। समझ में आया आपको? और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा? और आप समझिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। इसमें बेटा आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बेटा। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? आपको किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को देखने को मिलता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमें इससे अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी मिलती है। क्या बेटा? हमें पॉलिटिकल सिस्टम की उससे जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट बेटा, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होता है बेटा? सेपरेशन ऑफ पावर। यही सारी चीजें तो बेटा हमारे संविधान में लिखी हुई है। हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें अपने फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, हमें पता चलता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारी गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो पता है हमने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बनाया है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया है, सेपरेशन ऑफ पावर बनाया है। ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा? सारी चीजें हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आया? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन की आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी सी प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉर व्हाई, क्यों? ताकि हम अपने देश को गवर्न कर सके, हम अपने देश को सही तरीके से संचालित कर सके। हिंदी में आप सुनिए। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम और कानून होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने देश का संचालन करते हैं। सिंपल से, ठीक है। हम चलते हैं आगे। उसके बाद आप हमें क्या देखना बेटा इस टॉपिक पे? ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है? चलिए, देखो बेटा दूसरा टॉपिक हमें देखना था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छे से आप मेरी बात समझिए बेटा। क्या होता है आपको पता है कि हमें हमारा संविधान कब मिलता है? 20 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमें हमारा संविधान मतलब लागू होता है, है ना? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक कहानी समझ में आई? उसके पहले बेटा 1947 में हमारा भारत आजाद होता है। किससे आजाद होता है? ब्रिटिशर्स। तो सिंपल सी बात है, इसके पहले हमारे देश में कौन शासन कर रहा था? हमारे देश में अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिशर्स का शासन। बेटा जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन 1924, तो बेटा 1924 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने क्या बोला? किस इसने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट से, किससे बोला बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि सर हमें कांग्रेस मिलने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की अनुमति दीजिए। इसकी बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की अनुमति दीजिए। पर बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस फॉर्म को ठुकरा दिया। इसके बाद बेटा आता है 1942 का, 1946 का समय। कौन सा बेटा? 1946 का समय। 1946 में क्या होता है बेटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है बेटा कैबिनेट मिशन को। किसे भेजती है बेटा? कैबिनेट मिशन। ठीक है बेटा। इसके रिकमेंडेशन के उपरांत या फिर इसकी सिफारिश के बाद कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन क्या बोलते हैं बेटा? सिफारिश। इसकी सिफारिश के बाद बेटा हमें हमें हमारा मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या मिलती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1934 में कांग्रेस ने क्या की, मांग की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मांग को 1946 में कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। उसने रिकमेंडेशन किया, उसने सिफारिश की। उसकी सिफारिश के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या मतलब बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक ग्रुप, इसका लोगों का ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेटा इसमें जो टोटल संख्या थी, इसमें जो टोटल लोगों की संख्या थी वो थी 389। कितनी थी बेटा? 380। ठीक है बेटा। और जब बेटा भारत का पार्टीशन होता है ना 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशन बनाए जाते हैं, उस समय इसकी जो टोटल सदस्य संख्या रहती है वो रहती है 290। ये दो फैक्ट आपको याद रखना। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है बेटा संविधान को निर्माण। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ नेशन, समझ में आया बेटा? संविधान का निर्माण। क्या करना? संविधान का निर्माण कर। ठीक है बेटा। इसने संविधान निर्माण करने की अपनी बैठकें शुरू शुरू की। क्या की बेटा? बैठकें शुरू की। इसकी पहली बैठक हुई थी बेटा दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बेटा होते हैं सच्चिदानंद सिंह। कौन होते हैं बेटा? सच्चिदानंद सिंह। बेटा ये अस्थायी सदस्य होते हैं, ये परमानेंट मेंबर, परमानेंट हेड नहीं होते हैं। उसके बाद बेटा इसकी जो नेक्स्ट जो सेटिंग होती है ना बेटा, वो होती है 11 तारीख को। ठीक है बेटा। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड सेटिंग होती है। और यहाँ पे हमारे परमानेंट जो चेयर चेयरमैन मिलते हैं हमें, वो होते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं बेटा? राजेंद्र। बस बेटा आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। ठीक है बेटा। मैंने आपको क्या बताया बेटा, हमें हमारा संविधान कैसे मिला। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया 1924 में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। इस मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया, पहला point। दूसरा पॉइंट, इसके बाद हमारे देश में कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कब आता है? 1946 में आता है। उसके रिकमेंडेशन के बाद हमें हमारी असेंबली मिलती है। इसमें टोटल 389 सदस्य होते हैं। और जब पाकिस्तान की पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो बचते हैं 290। समझ में आया? उसके बाद बेटा क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करना, अभी भारत देश के लिए संविधान का निर्माण करना। समझ में आया? तो उसके बाद क्या होता है बेटा, बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 की होती है। इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। उसके बाद जो परमानेंट जो चेयरमैन बनाया जाता है वो बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? बोले यस सर हो गई। उसके बाद बेटा उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है चलिए। हमारी ये दो हमने चेयर पर्सन चेयरमैन को भी चुन लिया। ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 22 कमिटीज होती है। कितनी कमेटी? 22 कमिटीज होती है। ठीक है बेटा, 22 कमिटीज होती है। इसमें से जो मेजर होती है वो 8 होती है। 8 होती है मेजर, जो महत्वपूर्ण होती है। और ज्यादा जो होती है वो होती है माइनर। ठीक है बेटा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 22 कमिटीज होती है।
एसोसिएट जो कमिटीज होती है वो मेजर कमेटी होती है, वो कमेटियां होती हैं। और उसके बाद जो छोटा कमेटीज होती है वो होती है माइनर कमेटीज। समझ में आया? थोड़ी ऐसे समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बेटा आगे। उसी में से बेटा एक कमेटी होती है जिसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या है बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है बेटा। ड्राफ्टिंग कमेटी आप याद रखना, इसकी जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 29 अगस्त 1947 को। कब की जाती है? 29 अगस्त 1947 को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना। ये वही पोस्टल असेंबली, यही जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, यही रात में क्या करते हैं, ये पूरे संविधान का एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक ढांचा तैयार करती है। वो कौन सी कमेटी है बेटा? वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है बेटा। अब क्या होता है बेटा कि संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है वो टोटल चलती है 2 ईयर 11 डेज, सॉरी 11 मंथ्स। 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कठोर तपस्या के बाद कांग्रेस सभा के सदस्यों ने संविधान को बराबर तैयार कर दिया और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपनाया। कब बेटा? 26 नवंबर 1946। याद रखना बेटा, हमने अपने संविधान का कब किया है? 26 नवंबर सॉरी 1949 1946 में हो किया है। 1949 है ना। याद रखना बेटा, हमने 26 नवंबर 1849 को अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा ये याद रखना। ये क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को एडॉप्ट या फिर अप्लाई कब किया है। उसकी डेट है बेटा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। इसे लागू कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट कब किया गया बेटा? 26 जनवरी 1947। यही वो कहानी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद कोई कहानी आपको याद नहीं। हम क्या देख रहे थे बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देख रहे थे। इसी ने हमारे संविधान को दिया, इसी ने हमारे संविधान का निर्माण किया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1946 में की गई है। इसकी रिकमेंडेशन पर की गई है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, इस टोटल कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 मेंबर्स थे। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 289 मेंबर्स थे। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका काम क्या था? तो बेटा इसका काम था इसके लिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, इसकी पहली सिटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक की गई। उसके उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह थे। इसके बाद बेटा इसकी दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 की होती है। जिसमें परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? जिससे यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। उसके बाद हमें ये देखना था बेटा इसमें टोटल कितनी कमिटीज थी? तो सर इसमें 22 कमिटीज थी। अच्छा, इन कमिटीज को क्या हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया? सब इन कमिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें से जो कमिटी थी वो मेजर कमिटी थी, जो स्टार्टर कमिटी थी, जो प्रोटीन कमिटी थी, वो माइनर। यहाँ पे भी समझ में आ गई? यस सर, यहाँ पे भी अगर देखिए समझ में आ गई। अच्छा, भारतीय संविधान को बनने में तो कितना समय लगा बेटा? 2 साल 11 महीने। ठीक है सर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बात मुझसे मिस हो गई है। अच्छा, इन जो हमने जो 22 कमेटियां कमेटीज हमने बनाई थी उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जिसका नाम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम था बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का को किस जगह पर की गई थी या किस काम का किया गया था? बनाया गया था इसे बेटा 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, इसका हेड कौन था? इसका हेड था बेटा
इसका हेड किसने देख दिया गया था? बेटा आपको सारी कहानी समझ में आ गई, मुझे पूरा विश्वास है बेटा आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा 2 से 3 चीज कंप्लीट हो गई। क्या क्या कंप्लीट हो गया बेटा? सबसे पहले हमारा कंप्लीट हो गया दिस इंस्टीट्यूशन, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, आपको ये भी पता चला गया, इसे लेखा कौन है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। देखो भैया अगला पॉइंट है, उसके पहले एक चीज और है। जी बेटा, क्वांटम असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको मैंने वहां पे बता दिया है, एक बार और आप लैपटॉप में देख लीजिए। ठीक है बेटा, अच्छा ये जो क्वांटम असेंबली है बेटा, ये तो मैंने थी मेरा पता है 1946 में मिली है। ठीक है, ये पूरा क्या है? तो नेक्स्ट लाइन इनका ये क्या है? डायरेक्ट मेंबर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेटा इसके जो मेंबर थे ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 39 मेंबर थे। पार्टीशन के बाद, पार्टीशन पार्टीशन के बाद इसमें टोटल कितने मेंबर बचे रहते हैं? 299। तो ये बोला बेटा इसमें जो पूरे मेंबर्स थे ना, इस कॉर्पोरेट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना, वो पूरे भारत से नहीं है। सिर्फ ये चीज बेटा, इस नेशनल असेंबली का मेन काम क्या करता? इसका मेन काम था, द मेन जॉब वाज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखना बेटा, जो हमारा जो स्वतंत्र भारत था ना, उसके लिए संविधान करना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है बेटा। IMP काम है बेटा, ये आपको याद। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया बेटा, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी बेटा? ये बनी थी सर 29 अगस्त 1947। कब बनी थी बेटा? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है बेटा, अच्छा इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन थे बेटा डॉक्टर भीम अम्बेडकर। ठीक है आपको इसका बेटा मैंने आपको बताया, ये अपने संविधान को बनाया कब है, किया है तो 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946 26 नवंबर 1949 हमने क्या किया बेटा? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किया। अच्छा हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो याद रखना बेटा 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया है बेटा? संविधान को लागू किया है। इसी दिन हम किस रूप में मनाते हैं बेटा? रिपब्लिक डे के रूप में। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं बेटा? 26 जनवरी 1950 के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी हम मनाते जा रहे हैं। ये कितना बेहतरीन सी चीज आज पता चली। फिर बेटा आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपको ये चीज बताया ही है कि इसको बनाने में कितने कितने दिन लगे हैं? 2 years 11 months पर दिन, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है। और इसका एम क्या था? एम था सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सिंपल सी बात है बेटा, सॉवरेन का मतलब होता है कि बेटा ने जो आंतरिक और बाह्य निर्णय है बेटा, उसे लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर कोई भी फिक्स नहीं है जो इसके आंतरिक और बाह्य डिसीजन को ले। ये चीज आ गया आपको। डेमोक्रेटिक मतलब हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है ना, ये आपको याद है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होता है बेटा। गणतंत्र सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, जो हमारे देश का हेड होगा उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा, है ना। ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं बेटा आगे, जो हमारा अगला टॉपिक है, व्हाई आर डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, व्हाई अ डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाई अ कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन। आपके लिए ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए किसी भी देश के लिए? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया बेटा कि इसमें क्या होता है बेटा, रूल्स होते हैं, पूरे स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा? स्ट्रक्चर होता है सरकार, कि हम अपने देश में किस तरीके की सरकार को सरकार चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा? वी प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब हम अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। किसकी बेटा? मौलिक अधिकारों की रक्षा। उसके बाद बेटा प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, बेटा हम सत्ता के दुरुपयोग को रोकते हैं। क्या बेटा? हम सत्ता के दुरुपयोग को। ठीक है बेटा, सेफ गार्ड माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, बेटा हम अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करते हैं। अल्पसंख्यक
संरक्षण। ठीक बेटा, ये क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट्स आइडियल्स एंड एक्सप्रेशन। बेटा ये जो कॉन्क्लूजन होता है ना, वो बेटा एक आदर्श आदर्श बताता है, आदर्श दर्शाता है। किसका बेटा, एक देश का आदर्श दर्शाता है, एक देश के लिए कि एक देश किस तरीके के देश, मतलब कि एक देश है ना, वो अपने देश को किस तरीके के रूपरेखा प्रदान करता है। ये जो सारे दर्श होते हैं, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं बेटा, हमें अपने संविधान से मिलते हैं। इसमें बेटा मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। बेटा ये क्या करता है, बेटा ये स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता प्रदान करता है। आपने देखा है बेटा, हमारे देश में हर 5 वर्षों में चुनाव होता है, कितनी शांति के साथ सत्ता का हस्तांतरण होता है। वही यहाँ पे बात देखिए बेटा, मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। ठीक है बेटा, और ये क्या करता है बेटा, प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, मतलब बेटा ये राष्ट्रीय एकता को, कौन बेटा, आवाज में। इसीलिए तो बेटा हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आप ये चीज बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ठीक है ना, इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। बेटा सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। में किसी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्या क्यों होती है, ताकि बेटा हम किसी देश के सरकार की संरचना को समझ सके। दूसरा बेटा, हम अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। तीसरा बेटा, हम सत्ता के दुरुपयोग को रोक सके। चौथा बेटा, हम अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कर सके। पांचवा बेटा, ये क्या करता है, ये आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम किस तरीके से अपने राष्ट्र निर्माण करेंगे। उसके बाद बेटा छठवा क्या है, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। बेटा जो संविधान होता है वो किसी भी देश में स्थिरता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। उसके बाद बेटा प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। बेटा प्रमोट्स मतलब कि ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। बेटा ये चीजें आप एक बार पढ़ लेना, फिर इसके एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो बेटा, एक- ठीक है बेटा चलो। सबसे पहला पॉइंट क्या करता है बेटा, हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों चाहिए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो सबसे पहला बेटा, डिफरेंस रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। क्या करता है बेटा, ये सरकार की संरचना और नियम तय करता है। क्या करता है बेटा, ये सरकार की संरचना, सरकार की संरचना प्लस नियम तय करता है। सरकार की संरचना का मतलब क्या होता है बेटा, देखो बेटा हमारे देश में हमने 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 किस तरीके के सिस्टम को अपनाया है। सबसे पहले बेटा हमने फेडरल सिस्टम, क्या अपनाया बेटा, फेडरल सिस्टम। ये हमें कहाँ से पता चलता है बेटा, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, कहाँ से पता चलता है बेटा, हमें अपने संविधान से ये चीजें पता चलती है। बेटा उसके बाद बेटा हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर। क्या देखा है बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर। ये सारी चीजें हमें कहाँ से देखने को मिलती है बेटा, ये सारी चीजें हमें अपने संविधान से देखने को मिलती है। चलिए देखो, मैं इसमें पढ़ता हूँ। The Constitution lays rules and framework for how the government will function, ensuring everyone knows their roles एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझना बेटा, संविधान यह निर्धारित करता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसकी क्या जिम्मेदारियां हों। समझ में आया बेटा, ये सरकार के संचालन के तरीके को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। एक एग्जांपल समझिए बेटा, इसमें एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझिए। ये क्या करता है बेटा, प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिसाइड करता है। और पार्लियामेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको भी डिसाइड करता है। कि जो हमें हमारा संविधान एक आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। समझ में आया बेटा, आइडल स्टेट के रूप में विकसित करता है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है बेटा, प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ सिटीजन। ये क्या करता है बेटा, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी। सिंपल सी बात है बेटा, यह अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है बेटा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और ये रक्षा किससे कर रहा है बेटा, ये सरकार से ही कर रहा है, प्लस ये किसी व्यक्ति से नहीं कर रहा है। इससे कर रहा है बेटा सरकार और व्यक्ति दोनों से। सरकार से कैसे कर रहा है बेटा, सरकार से कर रहा है बेटा
कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को शून्य करता हूँ, उसे कम करता हूँ, उसे कम करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से बेटा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसी व्यवस्था होती है बेटा। देखिए मैंने इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझिए। The right of equality in the Indian Constitution ensures no citizen is discriminated against based on religion, caste or gender. बेटा को पता है हमारे फंडामेंटल राइट में एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी। क्या है बेटा? समानता का अधिकार। इसी समानता के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी भी नागरिक से धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनके किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। उनके रिलीजन के आधार पर, उनके कास्ट के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो या सरकार के द्वारा। ये चीज आपको याद। उसके बाद बताइए क्या करता है? प्रिवेंट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। प्रिवेंट मतलब क्या करता है बेटा? इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है कि कोई भी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। कैसे बेटा? आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट, आपको पता है बीजेपी की सरकार बेटा, उसे किसने चुना है? जनता ने चुना है, देश के नागरिक ने चुना है उस सरकार को। बेटा अगर वो पूर्ण बहुमत में इस साल पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो इसके पहले बेटा वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बेटा जब सरकारों को पूर्ण बहुमत मिलता है ना बेटा, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है बेटा। इसीलिए हमने क्या किया है बेटा? शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने सेपरेशन ऑफ पावर यूज किया। क्या किया बेटा? सेपरेशन ऑफ पावर के रूल रेगुलेशन को हमने लाया। समझ में आया बेटा? चलिए अब इसको देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज अ चेक ऑन दोज इन पावर, प्रिवेंटिंग एनी ग्रुप और लीडर फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल और एक्टिंग अनफेयरली। बेटा ये क्या बोल रहा है कि संविधान नेताओं, मतलब जो हमारे जो नेता होते हैं ना, जो हमारे लीडर्स होते हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, पहला पॉइंट। और कुछ समूह, समूह मतलब कोई, जैसे कि मान सकते हैं बेटा हमारे देश में जो हिंदू है, हिंदू वो मेजोरिटी में हो सकता है, वो माइनॉरिटीज का क्या कर सकते हैं? उन्हें दबा सकते हैं, उनके अधिकार को शोषण कर सकते हैं। तो बेटा कोई भी नेता, कोई भी लीडर और कोई भी मेजोरिटी में रहने वाला कोई भी समुदाय या कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसकी व्यवस्था कौन करता है बेटा? हमारा हमारा संविधान करता है। इसी को याद रखना है बेटा। क्या बोला गया है बेटा? प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। एग्जांपल देखते हैं बेटा। इफ अ गवर्नमेंट ट्राइज टू पास अ लॉ दैट वायलेट्स सिटीजन राइट्स, द जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को शून्य करता हो या उन्हें कम करता हो, तो तीसरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, वो क्या करेगी? उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। समझ में आया बेटा? अब हम चलते हैं आगे। पहला है बेटा फिफ्थ वाला पॉइंट, फोर्थ फोर्थ पॉइंट है बेटा सेफ गार्ड्स माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। बेटा सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ कि बेटा ये क्या करता है कि जो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज में बेटा, जैसे मेजोरिटी में कौन बेटा? हिंदू है। माइनॉरिटीज में कौन बेटा? मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। तो मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज को शोषण न किया जाए, उनके अधिकारों का हनन न किया जाए, इसलिए क्या किया जाता है बेटा? हमारे संविधान के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या देख सकते हो बेटा? स्पेशल हमने प्रोविजन किया किसके लिए बेटा? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। समझ में आया बेटा? कि हमने अपने देश के, तो हमारे जो माइनॉरिटीज है ना बेटा, उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया बेटा? सेफगार्ड उपलब्ध कराए हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना। उसके बाद बेटा पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, रिफ्लेक्ट्स आइडल्स एंड एस्पिरेशंस। सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारा संविधान है बेटा, जो हमारा संविधान है, वो क्या करता है? कुछ एविडेंस हमारे सामने रखता है कि वो किस तरीके से अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। जब आप अपने
कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल को देखेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा उसमें कि बेटा वहाँ पे आपको अपने प्रिएम्बल में आपको जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस में 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल। ये क्या बेटा जस्टिस, लिबर्टी के ऊपर बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई, फ्रेटर्निटी की बात की गई। लिबर्टी मतलब बेटा स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व की बात की गई है। ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा? हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है। ये दर्शाता है कि हमारा देश समानता को बढ़ावा देता है, देश न्याय को बढ़ावा देता है, हमारा देश युद्ध को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता। क्या है बेटा? यही तो हमारे देश का क्या है बेटा? ये आइडिया है, ये आइडियल्स है हमारे देश के। ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है। समझ में आया बेटा? ये आपको याद रखो। अगला पॉइंट है बेटा, 6वां पॉइंट आपको याद रखना, मेंटेनेंस मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। सिंपल सी बात है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझिए। क्या होता है बेटा? जो हमारा जो संविधान है वो क्या करता है बेटा? वो स्थिरता स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखता है। सर ये कैसे बनाता है? देखिए बेटा क्या होता है, आपको ये बात पता है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। इस चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहा जाता है? वोट, वोट देने का जो सिस्टम होता है ना बेटा, उसे ही कहा जाता है लोकतंत्र। ठीक है बेटा, तो पता है जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी बेटा सत्ता में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। पर इसका ये मतलब नहीं होता वो प्रेजेंट टाइम में सत्ता में है, वो नई चुनी हुई सरकार की बात देखिए बेटा। हमारे देश में बहुत स्टेबिलिटी के माध्यम से क्या होता है बेटा? पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो यही बेटा मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर वाला एक पॉइंट है जो कि आपको याद है। ठीक बेटा, एग्जांपल देखें बेटा, रेगुलर इलेक्शंस एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर आर कंडक्टेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, हर 5 वर्ष में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और बहुत ही खूबसूरती से हम क्या करते हैं बेटा? सत्ता का हस्तांतरण एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कर देते हैं और हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा और फसाद नहीं होता। यही बेटा ये बताता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्या करता है? ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स The constitution helps unite people from different backgrounds by providing a common set of rules and a sense of national identity. बहुत अच्छे से मेरी बात को समझिए बेटा। संविधान सभी नागरिकों को एक समान नियमों के तहत जोड़ता है। इन समान नियमों के माध्यम से उन्हें समानता रूपी ढांचे में पिरोने की कोशिश करता है ताकि बेटा हम भारतीय एकता को भाग दे सके। बेटा संविधान किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं बेटा? एक हम नेशनल यूनिटी को प्रमोट करते हैं। बेटा आपने देखा है अभी प्रेजेंट टाइम में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसने हमारे देश में क्या कर दिया बेटा? आक्रमण कर दिया। बेटा भारत देश के लोगों ने नेशनल यूनिटी के माध्यम से मतलब आर्मी के पास जाकर ये बोला भाई कि हम देश की रक्षा के लिए स्वयं प्रेरणा से मतलब अंदर से मोटिवेट होकर वो कहाँ चले गए थे? सरहद पे चले गए थे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। बेटा यही तो है इस की खूबसूरती, जो बेटा तो अगर हमारे देश के ऊपर किसी भी तरीके की कोई आ जाएगी, कोई बात आएगी, हम नेशनल यूनिटी के माध्यम से हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सरहद पर जाके खड़े हो जाते हैं। यही है इस की खूबसूरती। ठीक है बेटा, तो अभी तक आपने देखा कि क्यों किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है, कैसे हमें हमारा संविधान मिला, उसके पहले हमने देखा डेफिनेशन को। ठीक है बेटा, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब हम अपना जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको बेटा कोई समस्या होती है ना तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएंगे। हम उस सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।